विडाल पॉजिटिव है, मतलब टाइफाइड मलेरिया फीवर है। तो कोई डॉक्टर उनको दवा किए थे तो हल्का ब्लीडिंग हो रहा था, फिर जो है कि प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन और ट्रेमिक्सा लगा करके बंद किए, तो अभी बीपी सिर्फ उनका लो रहा है, बाकी तो ठीक है मैम। प्लासेंटा लो लाइन तो नहीं है, प्लासेंटा प्रीविया तो नहीं है? नहीं, ठीक है। अल्ट्रा लेवल 2 का जांच तो ठीक है, लेकिन पेशेंट का बीपी लो है, 80 और 40 है। ब्लीडिंग हो रही है क्या अभी भी? नहीं, आज से ब्लीडिंग हो रहा था, परसों ब्लीडिंग हो रहा था, कल हल्का था, आज से तो बिल्कुल नहीं है। सोनोग्राफी हुई है? जी मैम, हुआ है। कब हुई है? क्या? सोनोग्राफी कल कराए हैं, सोनोग्राफी में रिपोर्ट ठीक है मैम, ठीक। प्लासेंटा लो लाइन तो नहीं है? नहीं, प्लेसेंटा लो लाइन नहीं लिखा, ठीक ओके, पूरा कंडीशन ठीक दिया है। और हीमोग्लोबिन पेशेंट का? बस एक प्रॉब्लम, हेमोग्लोबिन है 9 पॉइंट मैम, और आरबीसी 3.7, डब्ल्यूबीसी 2100 है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आपने बीपी जो लिया है वो डिजिटल वाले से लिया है या मरकरी से लिया है? मरकरी से लिया है मैम। पल्स वॉल्यूम कैसी लग रही है? क्या? 40 क्या? पल्स वॉल्यूम पूछ रही हूँ बेटा। पल्स है, पल्स वॉल्यूम तो नहीं लिया है मैम। मेरे पल्स जो है वो आसानी से फील हो पा रही है या उसको महसूस करने में डिफिकल्टी हो रही है? नहीं, आसानी से हो रहा है मैम। अगर पल्स आसानी से हो रहा है तो बीपी का आपका रीडिंग कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ लिया है। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे सकते हो, लेकिन उसको ओरली खाने पीने को बोलिए। हो सकता है उसका बेसलाइन थोड़ा लो, लेकिन 80-40 बहुत ज्यादा कम है, या तो आपने बीपी ढंग से लिया, बीपी को ढंग से लेना पड़ेगा। अगर पल्स वॉल्यूम ठीक है तो कहीं ना कहीं बीपी लेने का तरीका गलत है जी। पल्स चल कितनी रही है पेशेंट? आपकी आवाज कट रही है। चल रहा वॉल्यूम कल लिए मैम तो जल्द था। कितना है पल्स रेट, कितना है? काउंट तो सही से कर नहीं पाए मैम। तो ये गड़बड़ है ना, आपको काउंट तो करना है। अगर बीपी लिया होगा तो पल्स भी पूरा लेना है 1 मिनट तक। जी, 1 मिनट में कितना पल्स होना चाहिए मैम? कितनी बार बताऊं मैम? कितने? 2 महीने से ऊपर, 2 महीने से ऊपर हो गया ना अपनी क्लास हिस्ट्री में। नॉर्मल पल्स रेट बताएगा कोई? 72 गलत। रेंज पढ़ाई है ना मैंने मैडम 60 से 100। अरे किसने दिया जवाब? अयोध्या प्रसाद। हाँ, फिर उन्हें पता है, आप लोगों को क्यों नहीं पता है जो 72 पे अटके हुए हैं? रेंज है बेटा, 60 से 100 इज नॉर्मल। पल्स देखिए, क्योंकि अगर हाइपोटेंशन होता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, बीपी कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पल्स जो है वो 100 से ऊपर जाएगा। ठीक है जी जी मैम। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम, कंटिन्यू करिए। अब हमने क्या बोला कि अपन होल ब्लड दे सकते हैं अगर हमारे पास ब्लड कंपोनेंट्स नहीं है तो। फिर पैक्ड आरबीसीज देना है अगर कंपोनेंट्स है तो। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा देना है और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये सारे अपने कंपोनेंट्स हैं और बाकी बचा है क्रायो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो होल ब्लड में आरबीसीज भी हो जाते हैं, प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं, प्लाज्मा भी आ जाता है। तो 1 यूनिट होल ब्लड कितना होता है? वो
मैम आवाज रुक गई। आवाज रुक गई मैम। नेटवर्क इशू प्रॉब्लम हो गई शायद। हाँ नेटवर्क इशू है बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम। जी मैम, मीको हो रहा है थोड़ा सा। अभी भी है? नो मैम, अभी क्लियर है। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। अच्छा, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ तभी देंगे जब हमारे पास PRBCs नहीं है तो। ठीक है, PRBCs हैं तो PRBCs ही चढ़ाएंगे, प्लेटलेट अलग से चढ़ाएंगे, प्लाज्मा अलग से चढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं है तो ही होल ब्लड चढ़ाते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद इसको कब देना है? 30 मिनट के अंदर अंदर चढ़ा दो। जब रेफ्रिजरेटर में से निकालना है, ठीक है, फ्रिज में स्टोर होता है ना ये, तो फ्रिज में से निकालने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपको उसको पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करो। कितना दोगे? 150 से 200 ml पर आर के रेट से। ठीक है, 1 मिनट रुका, 1 मिनट, एक फोन आ रहा है। अतुल जी माइक म्यूट कर लीजिए आप। अतुल विश्वकर्मा जी माइक म्यूट कर लीजिए। ये तो अच्छी
आ रही है आवाज? आ रही है? यस मैम। जी। ठीक है, उसके बाद जब भी हम होल ब्लड चढ़ाते हैं, पैक्ड आरबीसी चढ़ाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं, तो हमें एबीओ आरएच कंपैटिबिलिटी देखनी है और उसकी क्रॉस मैचिंग करनी है। क्या होता है ये एबीओ आरएच कंपैटिबिलिटी? इसमें ए ब्लड ग्रुप है तो ए को ही चढ़ेगा, बी है तो बी को चढ़ाएंगे, सी है, सी तो होता ही नहीं, ओ है तो ओ को चढ़ाएंगे। ओ को ओ ही चढ़ा सकते हैं, ए को ए ही चढ़ा सकते हैं, बी को बी ही चढ़ा सकते हैं, ए बी को ए बी ही चढ़ा सकते हैं। ठीक है, किसी को भी कुछ भी नहीं चढ़ा देंगे। और अगर पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है, तो ऐसे ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव ही चढ़ाओगे, बी पॉजिटिव को बी पॉजिटिव ही चढ़ाओगे, ओ को ओ पॉजिटिव ही चढ़ाओगे, ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव चढ़ाओगे। मान लो इमरजेंसी है, पेशेंट की जान बचानी है, आपके पास वो सारे ब्लड ग्रुप नहीं है लेकिन आपके पास ओ नेगेटिव है, ये रेयर होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ नहीं है मैच करने वाला, आपके पास ओ नेगेटिव है, तो पेशेंट की जान बचाने के लिए आप उसको ओ नेगेटिव चढ़ा सकते हो, लेकिन वो भी कंपैटिबल होना चाहिए। उसको आपको क्रॉस मैच करना है। क्रॉस मैच में वो लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का ब्लड जो रहता है उसका सैंपल लेते हैं और जो पेशेंट को चढ़ाना है वो ब्लड उसका सैंपल लेते हैं, दोनों को मैच करते हैं। उसमें कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कोएगुलेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो कंपैटिबल है, उसको चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उस टेस्ट में दिक्कत आती है तो वो वाला ब्लड नहीं चढ़ेगा, तो वो दूसरे ब्लड बैग से मैच करेगा। क्योंकि देखो ब्लड में बहुत सारे ए बी ओ के अलावा भी बहुत सारे एंटीजन, बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, तो केवल वो मैच नहीं करना है, बहुत सारी चीजें, इसलिए हमेशा क्रॉस मैच करते हैं। क्योंकि कई बार कुछ अनआइडेंटिफाइबल एंटीजन एंटीबॉडीज होते हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं और आपको पेशेंट की जान बचानी है, उसको आपको मारना नहीं है, तो हमेशा उसको क्रॉस मैच करोगे ब्लड को, सब ठीक होगा। तो क्रॉस मैच करने का काम कैसे क्या है वो पैथो वाले करते हैं, लैब वाले, ब्लड बैंक वाले, हमें नहीं पता वो क्या क्या टेस्ट लगाते हैं, बट वो कंपैटिबिलिटी चेक करके हमें देंगे और तभी हम चढ़ाएंगे। ठीक है, फिर अगर होल ब्लड तो हो गया, पैक्ड आरबीसी चढ़ाना है, होल ब्लड सिर्फ तभी चढ़ेगा जब पैक्ड आरबीसी नहीं है, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 200 ml होता है और ये भी 1 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा और हेमाटोक्रिट बढ़ाएगा 3% तक। ठीक है, अब कब दोगे इसको? जब सीवियर एनीमिया है प्रेगनेंसी में। ठीक है, उसके अलावा बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद हुआ हो चाहे सिजेरियन के बाद। ठीक है, डिलीवरी के दौरान हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम है। ठीक है, एंटीपार्टम हेमोरेज, मान लो प्लेसेंटा प्रीविया की पेशेंट है, अब्रप्शन की पेशेंट है, उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो कोई भी ऑब्स्टेट्रिक हेमोरेज होगा तो, और ब्लीडिंग के कारण पेशेंट अगर शॉक में चली गई, जो अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था, तो भी आपको पैथोलॉजी चलाना है। और इसमें भी आपको कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, क्रॉस मैचिंग कराना है, एबीओ कंपैटिबल, आरएच कंपैटिबल होना चाहिए। अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आप उसको ए पॉजिटिव ही चढ़ाओगे, बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव ही चढ़ाओगे, ओ है पॉजिटिव तो ओ पॉजिटिव चढ़ाओगे, और ए बी पॉजिटिव है तो ए बी ही चढ़ाओगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो जो भी ए बी ओ जो भी नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव ही चढ़ाओगे, कभी भी नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं चढ़ाओगे। इमरजेंसी में ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, इनको आप ओ नेगेटिव दे सकते हो, लेकिन कभी भी कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा तो उसको आप पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं चढ़ाओगे, पेशेंट मर जाएगी।
समझ गए? नेगेटिव वाले पेशेंट को कभी भी पॉजिटिव नहीं चढ़ाना है, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव में RH एंटीजन नहीं होता, इसमें RH एंटीजन होता है। तो ये एंटीजन जब इस वाले मरीज में जाएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और पेशेंट मर सकता है। समझ गए? यस मैम। ठीक है, इसको भी 30 मिनट के अंदर अंदर ही चढ़ाना है रेफ्रिजरेटर से निकालने के बाद, और इसको 4 घंटे के अंदर अंदर खत्म करना है, ठीक है? तो 150 से 200 ml पर आवर के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम 4, ठीक है? और इसमें 4 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे है। आइडियली हम 3 से 4 घंटे में इसको खत्म कर दें। बहुत जल्दी भी नहीं चढ़ाते, लेकिन 3 से 4 घंटे में हम इसको खत्म कर दें, ठीक है? उसके बाद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में कितना 50 to 70 ml मिलता है हमको, और ये कितना प्लेटलेट बढ़ाएगा? 5 से 8 × 10⁹ पर लीटर, ठीक है? इतना ये प्लेटलेट बढ़ाता है, 1 यूनिट, ठीक है? उसके अलावा एक प्लेटलेट फेरेसिस यूनिट होता है, जिससे प्लेटलेट जो है ज्यादा बढ़ता है। ये महंगा ज्यादा आता है, आपके पास मिलेगा नहीं, बस नाम याद रख लो कि प्लेटलेट फेरेसिस यूनिट होता है। उसमें 40 से 50 × 10⁹ पर लीटर के हिसाब से प्लेटलेट जो है वो बढ़ जाए। ये कब कब चढ़ाएंगे हम? प्लेटलेट के इंडिकेशन क्या है? कल जो मैंने बताया था 50,000 से कम है अगर तो, ठीक है? उसके बाद अगर डिलीवरी होने वाली है जब प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम है तो। अब इसको कब दे, कितने इस पे देना है? इसको 50 से 150 ml पर आवर के हिसाब से देना है। तो जब आप एक सिंगल प्लेटलेट यूनिट आपके पास है उसमें 50 से 70 ml है, तो आप इसको 30 मिनट के अंदर अंदर स्टोरेज कंडीशन के उसमें से निकाल दोगे, मतलब चढ़ाओगे। जैसे रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व रहता है ना, तो 30 मिनट के अंदर अंदर चढ़ाना है, और इसको भी आप 30 मिनट के अंदर चढ़ा दोगे। 50 से 150 ml पर आवर के हिसाब से ना, तो 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसको खत्म करोगे। यूजुअली हम ज्यादा टाइम नहीं देते हैं प्लेटलेट चढ़ाने में, हम आधे घंटे में उसको खत्म, ठीक है? और टारगेट हमें कितना लेके जाना है? टारगेट प्लेटलेट हमें 50 × 10⁹ से ऊपर हमारा प्लेटलेट काउंट होना चाहिए, ठीक है? इतना समझे? अब आएंगे प्लाज्मा पे, FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है? फ्रेश फ्रोजन का मतलब क्या है? कि ये जमा हुआ था और आप इसको फ्रेशली जमे हुए प्लाज्मा को उसको पिघाल के ये लोग हमें देते हैं, ठीक है? और इसमें याद रख लो कि 1 ml FFP में 1 यूनिट कोएगुलेशन फैक्टर एक्टिविटी होती है। मतलब कि 1 यूनिट कोएगुलेशन फैक्टर एक्टिविटी का मतलब क्या है कि उतनी इसका जो यूनिट है ना, इसका मिलीग्राम या पर लीटर के साथ नहीं होता, वो कोएगुलेशन फैक्टर का खुद का यूनिट होता है। तो इसलिए इसको बस याद रख लो। यूनिट हमें भी पता नहीं एग्जैक्टली ये लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बस इसको याद रखो। और 1 यूनिट में कितना होता है? इसमें भी 50 से 70 ml होता है, ठीक है? अब इसमें कब दोगे इसको? जब पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, पेशेंट DIC में चली जाती है। DIC में क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के साथ साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो चले जाते हैं, और जितने बचे होते हैं वो भी यूज हो जाते हैं। तो अब ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो वो वाली सिचुएशन जो होती है उसे हम कहते हैं DIC, ठीक है? और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स पूरे के पूरे चले जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आप सिर्फ PRBC दे रहे हो, FFP दे रहे हो, तब भी उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स तो नहीं आ रहे, तो इसीलिए फिर आपको उस केस में भी प्लेटलेट दे रहे हो, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं दे रहे हो, है ना? तो उस केस में आपको फिर FFP देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आपको मैंने रेशो बताया ना 1:1:1 वाला, तो सब कुछ आपको, ठीक है?
और इसकी डोज है 12 से 15 ml पर केजी के हिसाब से देना है, 150 से 300 ml पर आवर। तो ये जो 50 से 70 ml है, ये भी हम 20 से 30 मिनट के अंदर हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये देखो मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन, तो वो जो जमा हुआ अपन को प्लेटलेट रहता है ना, उसको वो लिक्विड फॉर्म में बना के देते हैं। तो इसको जब जैसे ही वो लिक्विड बना, उससे 30 मिनट के अंदर अंदर आपको उसको खत्म करना है, ठीक है। इससे जो पीटीएपीटीटी जो है उसको अपन मेंटेन करते हैं, लेस देन 1.5 टाइम्स द नॉर्मल, ठीक है। आईएनआर कम 1.5 से कम होना चाहिए, पीटीएपीटीटी नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपको एबीओ कंपैटिबिलिटी चाहिए, लेकिन इसमें क्रॉस मैचिंग की जरूरत नहीं, बस ए को ए चढ़ाएंगे, बी को बी चढ़ाएंगे, ये सब रहेगा, लेकिन 2 सैंपल के बीच में क्रॉस मैचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। और अगर RH नेगेटिव है तो उसमें आपको एंटीडी की प्रोफिलैक्सिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव है, उसमें भी चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एंटीडी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरी चीज एक क्रायोप्रेसिपिटेट होता है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये तो बस इतना है, ड्रेसिंग जब आधी जगह पे मिलता नहीं है। और आजकल नई चीज आई है रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7A, ये भी हर जगह मिलता नहीं, बस नाम याद रखो। हाँ, और लेकिन ये हर जगह मिलता नहीं, और जहाँ मिलता है ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। के बाद तो ये सारी चीज, चलो अभी में कोई डाउट है सुबह शाम 2 ही टाइम, या मैं एक बार सेप्टिक शॉक और पढ़ाना चाहती हूँ। मैम पीटी एंड एपीटीटी क्या होता है इसमें? बेटा ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ना, अपनी कोएगुलेशन, ब्लड को कोएगुलेट कराने की क्षमता जो होती है, तो इसमें कोएगुलेशन प्रोफाइल के कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसमें एक होता है पीटी, जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अभी आपका पैथो का क्लास नहीं हुआ है ना, पैथो की क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं इसमें जाऊंगी तो है ना पूरा टाइम दे देगा। तो ये होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, 80 रुपये, ठीक है। नीचे करना, नोट करना है, ठीक है। और एक आईएनआर होता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल नेशनल सम रेशियो होता है, मेरे को उसका फुल फॉर्म याद नहीं है, कुछ तो नेशनलाइज्ड रेशियो है, एक मिनट याद। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ठीक है। इसकी वैल्यूज होती हैं फिक्स, हर लैब में पीटीएपीटीटी की एक कंट्रोल वैल्यू अलग होती है, जो फिक्स होती है, और पेशेंट की वैल्यू हमें सैंपल से निकालनी है, ठीक है। तो अगर मान लो ये 15 सेकंड है और ये 35 सेकंड है, इसका कंट्रोल, तो आपका पेशेंट का भी जो है ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही होना चाहिए। अगर ये ज्यादा है, ठीक है, 15 से मान लो ये अगर 40 हो गया, ये 35 से हो गया, मान लो 70 हो गया, ठीक है। और आईएनआर नॉर्मली आइडियली अपन 1 लेके चलते हैं, ठीक है, 0.9 to 1। अगर 1 से ज्यादा है, 1.5 हो गया, 2 हो गया, किसी का तो पता है 5 भी हो जाता है जब लिवर फेलियर वगैरह होता है ना उसमें। तो इन सब केसेस में मतलब ये अगर बड़े हुए आ रहे हैं, आपका कोएगुलेशन पैरामीटर जो है वो बिगड़ा हुआ है, तो आपको उसको पेशेंट को एफएफपी चढ़ाना पड़ेगा या फिर क्रायोप्रेसिपिटेट वगैरह देना पड़ेगा, इससे क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे। क्योंकि अगर ये सब बिगड़ा रहेगा तो पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सिजेरियन हो, चाहे कुछ भी हो। कई बार तो आप बस कैनुला डालोगे ना, जहाँ पे आपने सुई प्रिक किया, कोई इंजेक्शन लगाने के लिए आपने प्रिक किया, वहीं भर भर के ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, क्लॉट बन जाएगा, हीमाटोमा बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, लेकिन पेशेंट की ब्लीडिंग कई बार कंट्रोल भी नहीं होती। तो इसलिए एक केस में हमेशा
आपको ये सारे पैरामीटर्स को विद इन नॉर्मल रेंज लेके आना, ठीक है? जी थैंक यू मैम। लीव करो। जब भी पैथो की क्लास होगी ना, तो पैथो वाले सर जब क्लॉटिंग फैक्टर, कोएगुलेशन वगैरह पढ़ाएंगे तो उनसे और डिटेल में समझना और अच्छे से। जी मैम। ठीक है? एक चीज सेप्टिक शॉक है, सेप्टिक शॉक और पढ़ेंगे कल, फिर वाइट डिस्चार्ज पे आएंगे। मैंने ये पीडीएफ का लिंक वशिष्ठ जी को भेज दिया है, वो आपको सबको भेज दिया, ठीक है? अब सेप्सिस होता क्या, मतलब से सेप्सिस है, सेप्सिस है ये पढ़ रहे हैं तो क्या है? सेप्सिस की डेफिनेशन देखो, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा ऑर्गन का डिसफंक्शन है, ऑर्गन ने अपना काम करना बंद कर दिया। किस कारण से हुआ है ये? क्योंकि पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है इन्फेक्शन के लिए वो ढंग से नहीं है। ये कब हो जाता है? जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रखा हो और इतना इन्फेक्शन हो गया कि पेशेंट की बॉडी भी अब उस इन्फेक्शन से लड़ नहीं पा रही, तो उस केस में पेशेंट चली जाती है सेप्सिस। अब सेप्सिस को देखने के लिए हमने एक स्कोरिंग सिस्टम बनाया। क्या है वो स्कोरिंग सिस्टम? सोफा, सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर स्कोर, ठीक है? और सेप्टिक शॉक क्या होता है? सेप्सिस के कारण होने वाला सर्कुलेशन में फेलियर, जिसमें ब्लड में फेलियर हो रहा है, सेल में फेलियर और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में फेलियर, जिसके कारण पेशेंट मर भी सकता है, ठीक है? ग्रेटर रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी देन सेप्सिस। सेप्सिस में सिर्फ इन्फेक्शन हुआ था जिसके कारण बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो बिगड़ा हुआ है, ठीक है? ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन सेप्टिक शॉक में क्या है? अब उसके सेल खराब हो रहे हैं, उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है, उसकी सर्कुलेशन में दिक्कत आ रही है, ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आ रही है, जिससे पेशेंट मर सकता है। दैट इज सेप्टिक शॉक, ठीक है? हेलो मैम, डिलीवरी से हाँ कितना बेटा। दिन तक सेप्टिक होने की डर रहता? बेटा सेप्टिक शॉक तो पेशेंट एक हफ्ते, इनफैक्ट 15 दिन 20 दिन बाद भी जा सकती है। कई बार क्या होता है कि कुछ अंदर छूट गया, कुछ मेम्ब्रेन छूट गया, प्लेसेंटा का टिश्यू छूट गया, ठीक है? तो उस केस में तो अगर वो इन्फेक्ट हो गया तो वो पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकती है। डिलीवरी हुई पेशेंट के, मान लो किसी दाई वाई ने कराई, उसने एक अंदर कुछ गॉस पीस या मॉप छोड़ दिया, वो इन्फेक्ट हो गया, तो ऐसे दिन नहीं बोल सकते आप शॉक में जा रही है प्योर पीरियड में, तो वो 6 हफ्ते तक की कभी भी एक कोई ना कोई कारण हो सकता है उसको शॉक में जाने का, इन्फेक्शन, ठीक है? चलो अब ये सोफा स्कोरिंग जो है इसका आप वो ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है? इसमें क्या क्या पैरामीटर आएंगे? इसमें रेस्पिरेटरी रेट आएगा, इसमें पीए टू एफ, ये आप लोग करोगे नहीं, बस रखने के लिए अभी करो क्विक, क्योंकि हमारे पास क्विक सोफा है जो नया इंपॉर्टेंट है, बस अभी रखने के लिए अपने पास रख लो। कोएगुलेशन फैक्टर्स देखेंगे, लिवर, बस इनके नाम याद रखो कि क्या क्या देखेंगे, पूरा स्कोर निकालने का हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है? इसलिए हमारे पास क्विक सोफा है, क्विक सोफा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्विक सोफा याद रखना, ठीक है? हाइपरटेंशन है कि नहीं, सीएनएस का ग्लासगो कोमा स्केल और पेशेंट का क्रिएटिनिन और यूरिन। तो ये 1 2 3 4 6 पैरामीटर है, तो इस पैरामीटर्स के नाम देना, क्या क्या हमें देखना, ठीक है? लेकिन अब आता है हमारा क्विक सोफा। क्विक सोफा करने के लिए जल्दी है, फटाफट अपन उससे डायग्नोस करेंगे और फटाफट हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे, ठीक है? तो क्विक सोफा में हमें सिर्फ 3 पैरामीटर देखने हैं। क्विक सोफा को क्यू सोफा बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है? इसमें रेस्पिरेटरी रेट अगर पेशेंट की 22 से ज्यादा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से कम है और पेशेंट का ग्लासगो कोमा स्केल 15 से कम है, तो ये एक
पैरामीटर है क्विकसो का, जिससे आप पेशेंट को सेप्टिक शॉक है कि नहीं, पेशेंट सेप्सिस में तो नहीं है, ये आपको पता चलता है। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है हर चीज देखना, इतना वो करना, और इसमें टाइम लगता है, इसलिए उनने लाया क्विकसो। ठीक है, जिससे आप जल्दी से डायग्नोज करें। ठीक है, अब क्या है इसके रिस्क फैक्टर्स, किस किस में हो सकता है। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब कि गरीब खानदान के लोग हैं, मजदूर हैं जिनमें सेप्सिस का ध्यान नहीं रखते, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, फिर जिनका खान पान अच्छा नहीं है, पहले बच्चे में ज्यादा चांसेस हैं, पेशेंट को अनीमिया है, बहुत मोटी पेशेंट है, पेशेंट को लीवर के दौरान बार बार पीवी एग्जामिनेशन किया है, 5 या 5 से अधिक बार। ठीक है, और अगर पेशेंट डायबिटीज, उसके अलावा डिलीवरी के दौरान अगर उसका एसेप्सिस मेंटेन नहीं किया, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया, तो वेजाइना में ट्रॉमा हो गया है, आपने ध्यान नहीं दिया तो इन्फेक्ट हो गया, सिजेरियन सेक्शन में एसेप्सिस का ध्यान नहीं रखा तो हो जा सकती है। फिर मैंने बोला ना कि कुछ प्लेसेंटा बच गया रह गया या मेम्ब्रेन बची रह गई, उस केस में। और अगर बहुत लंबे समय तक पेशेंट के आजू बाजू, बच्चे के आजू बाजू की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो रप्चर हो चुकी हैं, फट चुकी हैं, और कुछ एक्टिवली इंटरवेंशन किया नहीं है, ठीक है ना, उसको एंटीबायोटिक्स दिया है, वो घर में पड़ी है, तो सेप्सिस में जा सकता है। चलो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, रिस्क फैक्टर्स का इम्पोर्टेंट है, तो ये इतना ले लो, फिर मैं पूरे का भी हो जाए तो बताना। यस यस मैम, हो गया मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब इसमें गोल्डन आर होता है, आपको जल्दी से जल्दी सेप्सिस को रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, और पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने डिले किया तो पेशेंट को जान पे भी खतरा हो सकता है। ठीक है, देखो एक अगर आप किसी पेशेंट में सेप्सिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये टेबल की फोटो ले लो, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा। मैम इसमें देखो हमने क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो क्या देखना है, हमें दो चीजें देखनी है। सबसे पहले तो हमें आपके पेशेंट के ऑर्गन्स में ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सेप्सिस के कारण, ये सब देखना है। तो सीबीसी देखोगे, सबसे पहले सीबीसी देख के क्या पता चलेगा, उसमें काउंट्स वगैरह बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, अनीमिक पेशेंट है तो अनीमिया का हीमोग्लोबिन वगैरह कम मिलेगा, ये सब चीजें। फिर इन सब के कारण, सेप्टिक शॉक के कारण किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो किडनी फंक्शन टेस्ट गड़बड़ाने लगेंगे। लिवर पे इफेक्ट पड़ेगा तो लिवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ाने लगेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, फिर एबीबी, ये आपके पास होता नहीं है लेकिन नाम नाम याद रखिए। बाकी कोएगुलेशन प्रोफाइल कराएंगे और ब्लड शुगर करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेप्टिक शॉक में होता है पेशेंट, सेप्सिस में होती है तो पेशेंट डीआईसी में जा सकते हैं, जिसके कारण कोएगुलेशन प्रोफाइल करते रहते हैं। शुगर इसलिए कराएंगे क्योंकि डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है फॉर सेप्सिस। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म जो है उसको ढूंढना है आपको। एंटीबायोटिक्स तो चालू करोगे लेकिन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस पे रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो देखने के लिए हमें ब्लड कल्चर कराना है, वेजाइना का स्वाब कल्चर कराना है, यूरिन का कल्चर कराना है। मान लो अगर एपिजोटमी वूंड है, उधर से पास आ रहा है, या सिजेरियन सेक्शन का वूंड है, उधर से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसका कल्चर भेज देना। ठीक है, अंदर कुछ मान लो प्रोडक्ट्स बचे हुए रह गए थे, प्लासेंटा या मेम्ब्रेन या जो भी, और उसके कारण इन्फेक्शन हुआ है तो उसको कल्चर के लिए भेजेगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ ऐसे लग रहा है कि अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड में इन्फेक्शन हो रखा है, पेरिटोनाइटिस हो रखा है, या लंग्स में कुछ इन्फेक्शन है, जो भी आपको अगर लग रहा है, तो दूसरे उसका कल्चर है जो आप वो जरूरत के हिसाब से भेजेंगे।
आपके पास सेप्टिक शॉक की पेशेंट आएगी, आप इतना कुछ तो नहीं करा पाओगे, आपके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है। आप बस उसका बेसिकली ये रूटीन सीबीसी और ये सब कराओगे, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, इलेक्ट्रोलाइट, कोएगुलेशन और शुगर, ठीक है, इतना कराओगे और पेशेंट को रेफर करोगे। और इन सब में भी अगर टाइम लगेगा तो आप उसको एंटीबायोटिक देके रेफर करोगे। अब इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, ये कल समझाऊंगी, अब इसको बस फोटो लेके रख लो, और इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ। दिव्या, मैम अब कुछ डाउट है? इंद्रपाल जी कह रहे हैं मेरे फोन में चार्ज कम क्यों रहता है? बेटा मैं चार्ज पे लगाने ही भूल जाती हूँ, जैसे चार्जर लेके घूमना पड़ता है जेब में। चलो कोई डाउट है और? बंद कर नहीं दूँ है। क्लास? ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाने पर क्या करना होता है? देखो बेटा, सेप्सिस होता है ना, कोई भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है उसके सेल्स भी खराब होते हैं, ठीक है, तो ब्लड जो है सेल्स खराब हो जाएंगे, वो जहाँ पे जिस जगह पे उसको जाना चाहिए वो वहां जाएगा नहीं, कैपिलरी से ब्लड इधर उधर लीक होने लगेगा, ब्लड वेसल से इधर उधर ब्लड लीक होने लगेगा, तो ब्लड जो है ऑर्गन के तरीके से जाएगा नहीं, उसको ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑर्गन जो है वो खराब हो जाएगा, समझे? ये मैं कल की क्लास में और अच्छे से करूंगी, वो जो चीज आ जाए ना थैंक यू सो उसमें मच सब मैम। कुछ बताऊंगी, ठीक है। और कोई डाउट? मैंने पीडीएफ शेयर करा दिया है, कर दिया है, आशीष जी को उनसे ले लेना, अच्छे से पढ़ो उसको, ज्यादा डिटेल में मत जाना, जितना जरूरी है उतना पढ़ना। वो मेरे लेवल का है बेटा, मैंने वो पढ़ के एग्जाम निकाले हैं, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, आपके लेवल पे जितना जरूरी है आप उसको उतना समझो, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके मैम, आप डेली एक बार आप अपना फेस दिखा दिए ताकि आपको प्रणाम कर ले। क्या? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि डेली अगर आप मीट कर लिया गया फेस टू फेस, ताकि मतलब आपको मतलब गुड इवनिंग बोल अच्छा, दिया आपको अगर। शक्ल देखनी है मेरी? आधे टाइम तो मैं आपको प्रणाम एक्सरसाइज करने वाला। ऐसे ही बोल ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, बेटर रहता है शक्ल आपके एक दूसरे की देख आपके लो, अच्छा चरण लगता है। स्पर्श कर ले। नहीं नहीं भैया, मैं बहुत लोगों से बहुत ज्यादा छोटी हूँ, चलो देख लो, आज तो कंघी भी नहीं है मैडम से, ओके नो मैम, यस मैम। जस्ट ऐसे ही बोला। अच्छा है ना? ओके, मैं ऐसे जोक कर रहा था मैम, कोई ऐसे नहीं ऐसे ही नहीं, बोल। कोई बात नहीं, इसी बहाने एक दूसरे से मिल लेते हैं, शक्ल देख लेते हैं एक दूसरे की, राइट है मैम। ना? जी मैम, जी मैम। तो सबको पढ़ना है अच्छे से, और स्टडी मटेरियल देखो मैं वीडियोस के रूप में, पीडीएफ के रूप में ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को प्रोवाइड करने का, अब लिख लिख के अपन बोर्ड पे भी पढ़ रहे हैं, तो बस अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ो, ठीक है, बेसिक चीजें समझो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इमरजेंसी मैनेजमेंट देके पेशेंट को रेफर करो टाइमली। आप वहाँ इसलिए बैठे हो और आप यहाँ इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप रिस्क फैक्टर्स को समझ सको, ठीक है, और उनको टाइमली जितना इमरजेंसी मैनेजमेंट देना है उतना दो, और सही समय पे सही जगह पे पेशेंट को रेफर करो, इधर उधर भटके ना, और सही टाइम पे उसको इलाज करो, ठीक है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो थैंक यू मैम, आज का क्लास हो गया मैडम। ठीक है, अरे बिल्कुल हो गया सब। ओके ये ओके, गुड किसी ने नाइट। क्या बोला है? गुड नाइट मैम। पीडीएफ जिनके पास है उनका नंबर सेंड करें, अच्छा वो ग्रुप पे डाल देंगे,
आपको मिल जाएगा। कब नहीं तो मतलब साइकिल शॉप में डायरिया रखा है ना। एक मिनट, अगर किसी को नहीं मिले तो आप बस एक मिनट, सांसद जी मेरा नंबर भी ग्रुप में डाल लीजिए। आप बस गूगल पे जाना, यहाँ पे AOGD सितंबर 2020 सर्च कर लेना। ये जो PDF जिससे मैं पढ़ा रही हूँ बहुत है, किसी को बाई चांस थैंक यू सो मच मैम। है ना, इस पे मिल जाए। ठीक है, मैंने ग्रुप का पता नहीं मैं किस ग्रुप में हूँ, आधे लोग हैं उसमें, आधे नहीं है। मैंने बशिष्ठी को भेज दिया है, वो सब इंद्रपाल जी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इंद्रपाल जी आप परेशान हो रहे हैं, सभी को मिल जाएगा। ये AOGD सितंबर 2020 बता दीजिए, इसका डिटेल बताइए। गूगल में जाके बस इतना सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। गुप्ता जी मेरे को भी जोड़ लीजिएगा ग्रुप में सर। ठीक है, चलो मेरा कल नंबर मिलते ऐड कर हैं। लीजिए सर, आप मैसेज करिए, मैं ऐड ओके कर मैम, दे गुड रहा नाइट। चलो गुड नाइट। सर प्लीज हूँ। नंबर मेरा बता नंबर देंगे ऐड गुड गुप्ता नाइट जी। मैडम। हाँ 9039 9039 व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा ग्रुप में, ग्रुप में डाल दीजिए। 939 ग्रुप में डाल दिए हैं, देख लीजिए। अरे नहीं आ रहा है सर। 9039 9039 हाँ 43